हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस शिक्षण अधिगम सिद्धांत के चैप्टर सेकंड की ये सेकंड क्लास है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार आप लोग क्विकली देख लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षण की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके बाद उसके महत्व और उसके शिक्षा अधिगम से संबंध क्या है, जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि संदेशों और विचारों के आदान प्रदान को हम लोग संप्रेषण कहते हैं, संप्रेषण को संचार भी कहते हैं। और सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो एक बार आप लोग उसको देख लें। आज की इस क्लास सेकंड में, इस चैप्टर की क्लास सेकंड में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है संप्रेषण के घटक या कारक। इसको आप फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। जो हम लोग कल कई बातें कर रहे थे कि सेंडर रिसीवर, आज हम लोग उसको समझेंगे कि आखिर हम लोग किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे देखिए, कम्युनिकेशन कैसे होता है, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग इस चित्र को देखेंगे। चित्र 2 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये चित्र संख्या 1 है, ठीक है। चित्र संख्या 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंडर है, एरो लगा है, एरो देखिए जाते-जाते रिसीवर तक पहुँच रहा है। यहाँ पे एक कोई मैसेज है। अब इसको हम लोग अपने से कोरिलेट करके देखेंगे। जैसे मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं आप लोगों से एक बातचीत स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो स्टार्ट करता है या जो प्रारंभ करता है उस बातचीत को या उस कम्युनिकेशन को, उसको हम लोग सेंडर कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस चैप्टर में हम लोग इस कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन जो स्किल है, इसको हम लोग अपने शिक्षण के क्षेत्र में संबंधित करके देख रहे हैं या शिक्षण के क्षेत्र में जोड़ के देख रहे हैं। जो लोग कोई और कोर्स करेंगे जैसे बीकॉम, एमकॉम, मार्केटिंग, तो वो किसी और तरीके से ही इसको एग्जाम्पल देंगे। वो यहाँ पे बताएंगे कि ये सेलर है, ये कस्टमर है, ऐसे। लेकिन हम लोग यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट से कोरिलेट करके करेंगे, ठीक है। तो सेंडर का मतलब आप लोग मानिए टीचर, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप किसी चीज़ से किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं बातचीत को, तो आप सेंडर हो गए। फिर एक मैसेज होगा जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, मतलब आप जो मैसेज, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो पूरा कंटेंट है, ये मेरे लिए एक मैसेज है। एक मैसेज का फॉर्म है जो कि मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन पहुँचाने के लिए मुझे इन 2-3 प्रोसेस से गुज़रना होगा। कौन-कौन से? मैसेज हो गया इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है मैसेजेस के साथ-साथ जैसे डायग्राम है, इमोजीज़ है। जैसे मान लीजिए मैंने एक इमोजी ऐसे बना दी, ऐसे। आप इसको, ये मैंने इनकोडिंग किया, मतलब मैंने एक सिंबल या एक ऐसे चित्र का प्रयोग किया और मैं ये मान के किया कि आप उस चित्र को समझ रहे होंगे। जैसे हम लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा को आप समझ रहे हैं, तो ये एक तरीके से एक शॉर्ट टाइम के लिए इनकोडिंग है। साथ ही साथ अगर मैंने कोई डायग्राम बनाया, इसको आप समझ रहे हैं, तो ये इनकोडिंग है। चैनल का मतलब होता है किसी माध्यम से, जैसे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये हमारा माध्यम है। अभी आप मान लीजिए यूट्यूब हमारा माध्यम है। अगर हम लोग लाइव पढ़ते तो हमारे क्लासरूम एक माध्यम या हम लोग डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाते। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो मैसेज मैं आपको भेज रहा हूँ, जैसे ये पूरा कंटेंट और ये पूरा चीज़ें, आपका दिमाग उसको डिकोड करेगा। सर जो दिखा रहा है उसका मतलब, जैसे इस एरो का मतलब ऐसे है, ये एक इनकोडिंग हो गई। ये मैंने एरो बना दिया, अब आपका दिमाग उसको समझेगा भी कि अच्छा इस एरो का मतलब कोई चीज़ सेंडर से लेकर रिसीवर तक आ रही है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद आपके यहाँ रिसीव होता है, मतलब आपका ब्रेन कान के थ्रू सुनकर उसको रिसीव करता है या देख के रिसीव करता है या टच करके रिसीव करता है। फिर आप क्या करते हैं, आपको एक और प्रोसेस इसमें ऐड हो जाता है फीडबैक का। जैसे हम लोग जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आ रहा है, तो ये सारे फीडबैक हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हम मैसेज भेज रहे थे, वो मैसेज आखिरकार जिसको भेज रहे हैं, जैसे इस स्टूडेंट को भेज रहे हैं, तो इसको आ रहा है कि नहीं। आई होप इसको समझ गए होंगे। इसको इसी में कई-कई बुक में या कई-कई ऑथर, कई-कई लोग इसको अलग-अलग तरीके से समझाते हैं। जैसे देखिए, सेंडर को सोर्स भी कहते हैं, जिस स्रोत से कोई चीज़ स्टार्ट होती है। उसके बाद इन इसमें एक मैसेज आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, रिसीवर आ जाएगा और जो भी आप बातें सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपके बॉडी पे, आपके ब्रेन पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, वो भले ही शॉर्ट टाइम के लिए हो। जैसे आप मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, बिल्कुल मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं-नहीं आज तो 15 घंटा पढ़ के दम लेना है, तो 15 घंटा वो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फिर कोई मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, कहेंगे नहीं-नहीं आप खेलेंगे तब हमारा
मतलब पढ़ने में मन लगेगा, तब हमें हमारी बॉडी फिट रहेगी, तब आप खेलने पे चले गए। तो ये इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है, लेकिन आपके ये आप कह सकते हो कि आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन ये एप्रोप्रिएट है, सटीक है आपके लिए। देखिए ये इसमें यही बनाया गया है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे सेंडर को ही हम लोग कम्युनिकेटर कहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। पहले कम्युनिकेटर का मतलब जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करे, वो एक संदेश के साथ स्टार्ट करेगा। मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो कुछ न कुछ ज़रूर कोई न कोई कंटेंट, कोई न कोई बात, कोई न कोई टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे, तो वो मैसेज होगा। वो मैसेज किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुँचेगा। वो माध्यम कई हो सकते हैं, जैसे मेल के थ्रू हम भेज रहे हैं, पोस्ट लेटर के थ्रू भेज रहे हैं, या आपको हम इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ये सब माध्यम हैं। उसके बाद ये माध्यम के थ्रू आपके पास पहुँचेगा, आप रिसीवर हो गए। रिसीवर को अचीवर भी कहा जाता है, मतलब आपको प्रापक कहा जाएगा हिंदी में। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, हिंदी टर्म ज़रूर याद रखिएगा। प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्रापक। प्रापक मतलब रिसीवर, इसी को प्रापक हम कहते हैं। प्रापक भी कहते हैं और हम इसको ग्राही भी कहते हैं, जो ग्रहण करे। भेजने वाला और जो ग्रहण करता है उसको ग्राही कहते हैं या प्रापक कहते हैं, 2 शब्द आएँगे। उसके बाद एक प्रतिक्रिया भी होगी, अगर हम लोग जो चीज़ें सुनेंगे उसके मतलब उसको सुनकर उसके इम्पैक्ट से, उसके प्रभाव से एक प्रतिक्रिया भी होती है, जैसे मैंने मोटिवेशन का एग्ज़ाम्पल दिया आपको। उसके बाद आती है फीडबैक, जिसको हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा प्रेषक एवं माध्यम की सफलता का मूल आधार जो है वो संदेश होता है। ये बिल्कुल सही है कि जब तक आपके पास संदेश नहीं होगा, तब तक आप सारी चीज़ें रहेंगी। जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 स्टेप हैं। मैं इसको इरेज़ कर दे रहा हूँ। अगर इनमें से एक भी स्टेप नहीं रहेगा, देखिए, अगर एक भी स्टेप नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्चुअली एक टर्म ऐड कर लीजिएगा आप लोग, मैसेज। इसमें मैसेज ऐड नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा ये इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है। मैसेज अगर नहीं है, मैसेज को हमने हटा दिया, तो सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा। जैसे हमने 2 लोगों को एक जगह बिठा दिया, ठीक है? और ये 2 लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। मतलब इनके बीच में कोई मैसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इंटरचेंज नहीं हो रहा है। लोग आपस में, जैसे हमने बात किया था ना कि संदेशों का विनिमय, विचारों का विनिमय, वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा। यही यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। ये ध्यान देना चाहिए कि संदेश को सामाजिक विषमता, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद या अन्य बुराइयों से आच्छादित नहीं होना चाहिए। मतलब हम जो भी, जैसे ये खासकर एजुकेशन फील्ड की बात की जा रही है। जब एजुकेशन में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी फ्यूचर में किसी को भी पढ़ाएँगे, तो ना उसकी जाति, धर्म, जन्म स्थान, किसी भी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका काम है, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक का काम है शिक्षा देना। उसका काम ये नहीं है कि किसको दे रहे हैं उसके बारे में इतनी जानकारी ले लेना कि जिससे उसके शिक्षा में कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लोगों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सह-अस्तित्व, शांति, आपसी सौहार्द की भावना बढ़ाने का काम करता है। वो एक शिक्षक ही करता है। शिक्षण जो है एक शांति प्रिय काम भी माना जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, शिक्षण जो है वो संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए प्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रेषक का मतलब वही फिर सेंडर। जब तक एक अच्छा सेंडर नहीं होगा, तब तक एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। इस कम्युनिकेशन का मतलब हमारे आपसे बीच में है, या आपके और आपके टीचर के बीच में है। जब आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, मान लीजिए टीचर कम बोलता है, तो जो टीचर कम बोलता है उसका मतलब ये माना जाता है कि वो या तो उसके पास कंटेंट नहीं है, या तो उसका नेचुरल वैसा है, लेकिन उससे बच्चों पे क्या होता है कि उसपे उतना अच्छे से प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि किसी और चीज़ से पड़ता है। ये आप सभी लोग ध्यान देंगे। जब हम लोग अपने शिक्षा क्षेत्र में बात करेंगे, तो वहाँ पे टीचर जो हो जाएगा उसे ही प्रेषक होगा। आप भावी शिक्षक हैं, आप फ्यूचर में आप प्रेषक की भूमिका में आएँगे, तो प्रेषक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वही निर्धारित करती है कि शिक्षण कितना रुचिकर होगा, कितना बच्चों को पसंद आएगा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षक बनने के उपरांत कक्षा में बच्चों के लिए किस प्रकार उनकी रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों, आकांक्षाओं, वातावरण एवं सामाजिक परिवेश का ध्यान रखते हुए पढ़ाएँगे, इसकी जानकारी हो सके। प्रेषक का ये भी ध्यान होता है हमारे क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में, कि वो जो सामने वाला है, जो ग्राही है, रिसीवर है, उसको ध्यान में, जैसे मैंने आपको बताया ये टीचर की बात हो रही है,
ये चश्मा लगा दे रहा हूँ मैं, शायद आपको दिख जाए। ये टीचर की बात हो रही है, ये स्टूडेंट की बात है, ये स्टूडेंट है, ठीक? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंडर होगा, प्रेषक होगा, मैं एक प्रेषक हूँ। मेरा ये भी काम होगा, मेरा मेरा ये भी कर्तव्य होगा कि मैं इस चीज़ को पहले जानूँ कि जिसको मैं पढ़ाने वाला हूँ या जिसको मैं मैसेज कन्वे करने वाला हूँ, उसका मानसिक स्तर और वो अभी कौन-सी क्लास में है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन पास आउट हो, तो मैं आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ कि जो कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी उस चीज़ को जानते होंगे। देखिए, यहाँ पे आज के समय में जो है बाल केंद्रित शिक्षण प्रमुख तत्व स्वयं छात्र स्वयं है। ये मैं अभी आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगा कि बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, शिक्षक केंद्रित क्या है, विषय केंद्रित क्या है। तो इस पे आप नहीं जाएँगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रेषक को अपना संदेश भली-भाँति प्रेषित करने के लिए मैं बात कर रहा था, निम्नलिखित बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। किन-किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं या रखना चाहिए? पहला, छात्रों का बौद्धिक स्तर, कि एक शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य होगा कि आप अपने बच्चों के बौद्धिक स्तर के बारे में जानिए, उनका मेंटल लेवल क्या है। मेंटल लेवल जब हम लोग बाल विकास पढ़ रहे थे तो उसमें कई बार आ रहा था कि किस मेंटल लेवल पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, कौन से एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आते हैं, ये उद्देश्य की जानकारी। आपको अपना एक उद्देश्य निश्चित रखना पड़ेगा। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ये चैप्टर, ये कंटेंट, मेरा उद्देश्य है कि ये इस क्लास में ये आपका टॉपिक कवर हो जाए, खत्म हो जाए और आपको ये चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, जो कि पिछले क्लास में अगर कोई कन्फ्यूजन की सिचुएशन रही हो तो। उसके बाद स्वयं का व्यक्तित्व, प्रेषक को अपने स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं, तो आपको अपने व्यक्तित्व से भली-भाँति परिचित होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि आप अपने को जान लें कि आप अपने को कौन से एग्ज़ाम्पल देना पसंद करेंगे, कौन से कहानी बताना पसंद करेंगे या आपको कौन-सा ऐसा बिहेवियर होगा जो बच्चों का पसंद नहीं आएगा, तो उसको आप इग्नोर कैसे करेंगे। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप खुद उसको आप कह सकते हैं कि उसको चिन्हित करेंगे और उसको रिज़ॉल्व करके ही क्लासरूम में आप जाएँगे। विषय वस्तु का चयन, एक प्रेषक का ये भी काम होगा टीचर का कि वो विषय वस्तु का चयन करे, जो पढ़ाना है वो शिक्षक चयन करेगा, हालाँकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएगा। पाठ योजना का निर्माण, पाठ योजना का निर्माण का मतलब है पढ़ाने से पहले के किए गए कार्य कि क्या-क्या पढ़ाना है, कैसे-कैसे पढ़ाना है। जैसे मैं आप लोगों को जब ये स्टार्ट करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसको हेडलाइन और हाइलाइट करना, ये मेरा काम है। तो ये एक पाठ योजना का ही एक अंश है, ऐसे समझ लीजिए। फिर उसके बाद उचित शिक्षण विधि और सहायक सामग्री का प्रयोग। जैसे जब हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में, तो हमें चार्ट पेपर, कोई मॉडल, ऐसी चीज़ों को ले जाना होता है, कोई लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाना होता है। वो सहायक सामग्री है। इसमें जैसे मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिखाया, तो ये भी सहायक सामग्री का एक छोटा-सा हिस्सा है। उसके बाद आप देख सकते हैं व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर ध्यान, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे जो हमारी क्लास में बैठे हैं वो अलग-अलग मेंटल लेवल, अलग-अलग उनका बैकग्राउंड है, उनकी परवरिश अलग-अलग जगहों से हुई है, तो उसको ध्यान में कक्षा का वातावरण, बालक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। उसके बाद अभिप्रेरण का ध्यान रखते हैं और निष्पक्ष भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी बात हम लोगों अभिप्रेरण का मतलब मोटिवेशन से है। हमें बीच-बीच में जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो मोटिवेट करना पड़ता है कि आप ये करोगे तो भले वो चॉकलेट देंगे या जल्दी छुट्टी हो जाएगी या प्राइज़ मिलेगा या स्कूल बैग मिलेगा, ऐसी चीज़ें। ये सब एक मोटिवेशन का ही पार्ट है। ये हमने देखा सेंडर, सेंडर के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, ये बातें देख ली। अब हम देखते हैं संदेश क्या है, संदेश किसे कहते हैं? तो संदेश का मतलब क्या होता है? संदेश का आशय हमारे क्षेत्र में पाठ्य वस्तु से जो हम पढ़ाना चाहते हैं, ये पूरा कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट पाठ्य वस्तु का कंटेंट, जो मैं कंटेंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये पाठ्य वस्तु हुई। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी अच्छी लाइन है कि प्रेषक जो है ग्राही को जो कुछ भी सिखाना चाहता है, प्रेषक, सेंडर, ग्राही मतलब जिसको सिखाना है, रिसीवर जिसको मैंने बताया, जो कुछ सिखाना चाहता है, इस कार्य हेतु अपना जो अनुभव, ज्ञान वो शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है, उसे संदेश कहते हैं। मतलब संदेश क्या हुआ? मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, अपने अनुभव और अपने ज्ञान से जब मैं आपको चीज़ें पहुँचा रहा हूँ, तो ये जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को पहुँचा रहा हूँ या जो चीज़ें आप तक पहुँच गई हैं, वो आपके लिए संदेश है। ऐसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यदि एक व्यक्ति ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संप्रेषण का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ भेजी, जैसे यहाँ पे एन्कोडिंग डिकोडिंग का वही मीन था। मैंने आपको ये इमोजी भेजी,
और आपने इस इमोजी को समझा ही नहीं, तो ये कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। ये ध्यान रखिएगा, जो मैं चीज़ भेज रहा हूँ, अगर मैंने कोई एक ऐसे एरो बना के भेज दिया या मैंने कोई डायग्राम भेज दिया, ऐसे स्टार बना दिया, आपने उस स्टार को समझा ही नहीं, वहाँ पे सम होता है। इसलिए ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानकारी या देता है या दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, ये संप्रेषण कहलाता है। ये आप ध्यान दें। जैसे उदाहरणार्थ लिखा है कि प्रेषक जैसे स्कूल, स्टेशन, स्थान आदि शब्दों को शुद्ध बोलना और लिखना चाहता है, वो पहले स्वयं उच्चारण करके सीखेगा। जैसे जब आप पढ़ाने जाएँगे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइव एग्ज़ाम्पल मतलब हमारे लाइफ़ से रिलेटेड है। फिर ग्राही उसे सही तरीके से नहीं सीखा, तो वो प्रेषण नहीं कहलाएगा, संप्रेषण नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, जो स्कूल होता है उसको हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, ये गलत है। यहाँ पे जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो स्कूल ये दोनों को साथ में ही लेकर पढ़ते हैं। स्कूल, जैसे स्टेशन को स्टेशन या टेशन नहीं बोलते हैं, स्टेशन ही बोलते हैं। उसके बाद स्थान बोलते हैं, अस्थान, ई स्थान नहीं बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम भली-भाँति समझा नहीं लेंगे, प्रेषण नहीं कहलाएगा। उसके बाद मीडियम की बात आती है। जैसा आप लोगों को मैंने दिखाया मीडियम या चैनल, इसको चैनल भी कहते हैं। चैनल मतलब माध्यम। आप कहेंगे सर ये कहाँ है? जैसे हम लोग ये देख रहे थे तो चैनल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं या कैसे अपने संदेश को भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि माध्यम प्रेषक और प्रापक के बीच मेल कराते हैं। इनके बीच में जो भी जिस तरीके से आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। जैसे वर्तमान समय में अनेकों संप्रेषण माध्यम प्रचलित हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर, के बाद टेलीफ़ोन भी यहाँ पे वीसीआर लिखा है, ऐसी चीज़ें। आप इंटरनेट मान लो सबसे सही एग्ज़ाम्पल है। तो इंटरनेट जो है ये हमारा एक माध्यम है। इंटर इंटरनेट जो है ये हमारा एक माध्यम है और इसी जिस माध्यम से हम लोग अपने संदेश को एक दूसरे तक भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, वो माध्यम कहलाता है। ये आप नोट कर लेंगे। ग्राही, रिसीवर, ग्राही या प्रापक भी जिसको मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्रापक भी कहते हैं। देखिए ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाला या प्राप्त करने वाला या सीखने वाला, संप्रेषण के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने वाला ही ग्राही कहलाता है। ग्राही का मतलब शिक्षा क्षेत्र में होगा कि जो सीखने वाला है, जो सीखना चाहता है, उसको भी हम ग्राही कहेंगे। संप्रेषण के प्रमुख 3 घटक होते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी-कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि संप्रेषण के प्रमुख घटक बताइए। तो प्रमुख घटक में एक होगा भेजने वाला, जिसको हम कहेंगे प्रेषक। अब वो क्या भेज रहा है? वो मैसेज भेज रहा है, संदेश। किसे भेज रहा है? वो भेज रहा है ग्राही को, जिसको रिसीव हो रहा है। तो ये मूलतः जो होते हैं वो 3 ही इसके आप कह सकते हैं कि आप इसके अंग हैं या इसके का फैक्टर हैं। लेकिन इसको जब हम और अच्छे से पढ़ते हैं तब हम इन चीज़ों को जोड़ते हैं, एन्कोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक। लेकिन मूल रूप से यही 3 इसके अंग हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यही 3 इसके घटक हैं, अंग हैं। वो है संप्रेषण, संदेश और ग्राही। इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान देंगे। ग्राही को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक और चीज़ लिखी हुई होगी, इसको प्रेषक के बीच-बीच में विद्यार्थियों की सहभागिता है। ये चीज़ें आप चाहें तो जब कंटेंट मिलेगा तो इसको पढ़ लेना। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वही है, बस थोड़ा-सा कहीं घुमा-वुमा के दिया होगा। यहाँ पे आप देखो, ग्राही को अन्य नामों से जैसे प्रापक, प्राप्तकर्ता, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ग्रहणकर्ता, विषयी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ये आप ध्यान, आप इस समय के लिए आप ग्राही हैं, ये ध्यान देंगे। आप प्रापक हैं, प्राप्तकर्ता हैं, कि आप संदेश को समझ रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है फीडबैक। इससे पहले भी आता है अनुक्रिया। जैसे आप जो चीज़ें समझ गए तो उससे जो आपका बॉडी पे प्रभाव हुआ, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, तो हम लोग कहते हैं अनुक्रिया, रिस्पॉन्सेस। लेकिन वो मूल रूप में नहीं आता है। मूल रूप में आती है प्रतिपुष्टि, जो कि हमारे शिक्षण क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको पढ़ाऊँ और आपसे फीडबैक ही ना लूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे और किन-किन जगहों पे दिक्कत आ रही है, तो ये एक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। फीडबैक का मतलब क्या है उसका देख लीजिए। जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया से सीखने वाला व्यक्ति उस सीखने वाले व्यक्ति को सीखने की ओर उत्सुक करने के लिए बीच-बीच में पुनर्बलन और पृष्ठपोषण दिया जाता है। पृष्ठपोषण पुनर्बलन का मतलब होता है आपको बीच-बीच में
आप कह सकते हैं कि उनको इनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना। रीइंफोर्समेंट कहते हैं उसको, रीइंफोर्समेंट। मतलब जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जब बोर होने लगते हैं, तो आप कई तरीके की एक्टिविटी कराते हैं। वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है, पुनर्बलन, उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे। और उसी तरीके से जब एक शिक्षक का ये भी काम होता है कि जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जगह बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए, जब भी एक शिक्षक पढ़ा रहा होगा, ये बोर्ड है, ये शिक्षक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ये बच्चे हैं। तो इसका काम होगा कि ये एक सेंडर की भूमिका में है, ये रिसीवर की भूमिका में है सब, बच्चे जो बैठे हैं नीचे। अब ये जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है, इनको बोल के बता रहा है, दिखा रहा है, तो ये इनसे पूछेगा भी कि आपको समझ में आ रहा है? ये इनको समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ ये बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो बताएँ कि सर समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी कन्फ्यूज़न हो तो वो पूछें उस चीज़ को। तो यही फीडबैक है जिसको प्रतिपुष्टि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रतिपुष्टि से प्रापक में नए जोश का संचार होता है। जब हम प्रतिपुष्टि करते हैं, जब पूछते हैं क्लास में समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत है, तो उस बच्चे को लगता है कि सर जो हैं, टीचर जो हैं, वो हमारे पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और हमें बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कोऑपरेट करता है, अगली बार से फिर उसको ज़्यादा फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको नहीं समझ में आता है तो वो बोलने लगता है। इसलिए प्रतिपुष्टि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि सीखने में तारतम्यता, क्रमबद्धता एवं ध्यान की एकाग्रता बनी रहे, उसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में भी प्रापक को समय-समय पर प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है, जिससे वो संदेश के प्रति जागरूक रहता है। प्रतिपुष्टि पढ़ाते समय हम पूछते हैं, समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये हम एक अपना एक फीडबैक टीचर लेना चाहता है, इसी को हम लोग फीडबैक प्रतिपुष्टि। आपने देखा, हमने इस क्लास में बहुत ही कम समय में हम लोगों ने एक कारक जो टॉपिक था उसको पढ़ लिया। इसको कम्युनिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। कम्युनिकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत भी यही सेम चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये देख लिया, ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। फीडबैक जो होगा ये दोनों तरफ से हो सकता है, रिसीवर भी पूछ सकता है या सेंडर भी पूछ सकता है, समझ में आया? जैसे कॉल पे हम लोग कहते हैं, बात जब समझाते हैं, कहते हैं ना, समझ में आया आप लोग? समझ में आया जो मैं कह रहा हूँ? तो ये क्या है? ये एक फीडबैक है। वो भले आप गुस्से में कहें कि समझ में आ रहा है, तो ये भी एक तरीके से फीडबैक ही है, फीडबैक का प्रकार ही है। हिंदी के टर्म को ज़्यादा याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हिंदी के टर्म से सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी एग्ज़ाम में आपको और दोनों रखते हैं, तो इससे आपका फ़ायदा होगा फ्यूचर की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन। तो आई होप आज की ये क्लास संप्रेषण के घटक और कारक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टर्म को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो आप हमसे आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते और लाइव सेशन भी आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक